हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, आज है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट हुआ। वो वाटरशेड मोमेंट जब हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनते हुए देखी, विच वॉज कॉल्ड एज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलरली कॉल्ड एज द यूएनओ। यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे उद्देश्य से बनी, एक ऐसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से बनी कि आज के बाद किसी भी मेंबर स्टेट को, जिसमें कि सारे देश इन्वॉल्व थे, आज के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। दिस वॉज इन द बैकड्रॉप ऑफ द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, कि आज के बाद किसी कंट्री को किसी और कंट्री के ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज होंगे हम एक दूसरे के साथ मिल मिला के अक्रॉस द टेबल सेटल कर लेंगे और बाकी मेंबर स्टेट्स हेल्प करेंगे। ऐसे जो भी कंट्रीज के बीच में इश्यूज होगा उसको हम लोग सेटल कर देंगे। 24 अक्टूबर 1945 को इस इरादे से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना। एक रेटोरिकल क्वेश्चन है। एक रेटोरिकल क्वेश्चन होने के नाते मुझे मालूम है इस सवाल का जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा। रेटोरिकल क्वेश्चन यह है कि क्या यूनाइटेड नेशंस अपने इस एम में, इस मकसद में सक्सेसफुल हुआ? नहीं नहीं नहीं। क्या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपने इस एम, इस मकसद में बुरी तरह से फेल हुआ? सो हैज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फेल्ड मिजरेबली? जहां से उनका प्लान था, जो उद्देश्य था कि आज के बाद यहां पर दुनिया में युद्ध नहीं होगा, कोई भी मेंबर स्टेट दूसरे मेंबर स्टेट को सप्रेस या ऑप्रेस नहीं करेगा, आर्म्स रेस रुक जाएगा, वर्ल्ड विल बी अ पीस लविंग वर्ल्ड, कोई युद्ध का संभावना ही नहीं होगी, हम सब मैटर्स कंसेंसस से, डिस्कशन से कर लेंगे। क्या वो इसको करने में सक्सेसफुल हुआ? यह रेटोरिकल क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आंसर दो। अगर तुम में से कोई ये बात बोलेगा कि ये सक्सेसफुल हुआ, तो तुमसे ज्यादा आशावादी कोई है नहीं और उतना ही ज्यादा अनजान भी कोई नहीं है, क्योंकि जो भी रियलिस्टिक पर्सन होगा 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो यही बात बोलेगा कि नॉट ओनली दैट दे फेल्ड मिजरेबली एट दैट। सो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कैसे फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में केवल सिर्फ टाइम पास करने वाली बात नहीं, मुझे पढ़ाना ही नहीं आता उस तरह से जिसमें सिर्फ टाइम पास हो। मैं हमेशा वैसे ही पढ़ाऊंगा कि तुम इसको एंजॉय भी करो और तुम्हारे प्रीलिम्स और मेंस और समटाइम्स एसेस में जो आंसर्स लिखने की तुम्हारी एबिलिटी है वो भी बेटर हो जाए। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूएन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945. It met for the first time in London. The new organization should endeavor to be a peace-preserving organ of the world society. YouTube पर खासकर जो ऑडियंस आती है वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सही मायनों में पढ़ने वाले होते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग वो हो जो पढ़ने वाले हो, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो 24 अक्टूबर की जगह 25 अक्टूबर को आ जाए ऑन यूट्यूब और फिर लोगों को बाकी सब ध्यान नहीं रहेगा। वो बोलेंगे सिद्धार्थ सर ने 24 अक्टूबर की बात की है, 25 अक्टूबर को वीडियो आया। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरा मकसद ब्रेकिंग न्यूज को उस दिन के उपलक्ष्य में तुम्हें पढ़ाना है। सो प्लीज स्टिक टू द बेसिक्स एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द सब्सटेंस बिहाइंड दिस। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स है। सो अन अकेडमी आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स लेकर आती रहती है, ये तुम्हें मालूम है। और अन अकेडमी का एकमात्र मकसद ये है कि एक रीजनेबल अमाउंट में आपको एक अच्छी प्रिपरेशन का मौका मिले। सो अगर तुम इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो इस टाइम पर फ्लैट 55% ऑफ चल रहा है। अप टू 9 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन चल रहा है। इन अदर वर्ड्स करीब 23,999 में आपको ये प्राइसेस में आपको पूरा का पूरा रियलिस्टिक, और यहां पर सिर्फ पॉलिटी गवर्नेंस आईआर नहीं पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। आपको केवल यूज करना है सिडलाइव, SIDLIVE। प्लीज अपुनिच भगवान है सोचकर अपनी बैठकर तैयारी मत करो। नाउ दैट यू हैव डिसाइडेड कि हम दुनिया की सबसे टफ एग्जाम को हम अटेम्प्ट करेंगे, तो तुम्हें यह भी समझ में आना चाहिए कि रियलिस्टिक प्रिपरेशन क्या होती है। इसके लिए प्रोफेशनल तैयारी चाहिए होती है। अपने आप से जब मर्जी, जिस दिन दिल किया, जो मर्जी पढ़ा वैसे करोगे, पक्का फेल हो जाओगे। लेट्स गिव योरसेल्फ
good chance to try and attempt this exam in the most professional way possible. Either ways 27 अक्टूबर तक ये ऑफर अवेलेबल है, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएगी. आज का क्वेश्चन है, हैज द यूएनओ फेल्ड मिजरेबली? सो हम यहां पर क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले तुमको इसके बारे में एक बैकड्रॉप होना बड़ा जरूरी है. सी, वैसे तो ह्यूमन बीइंग सारा टाइम ना पीस शांति ये सब बातें करते रहते, लेकिन ट्रेजेडी ये है, द रियल ट्रेजेडी है कि ह्यूमन बीइंग्स आर हार्ड वायर्ड फॉर वॉर. मुझे लगता है अगर हम इतिहास के पन्नों को पूरा खंगालते हुए जाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी एक भी फेज ऐसा होगा. आई रियली डोंट थिंक सो. आई बी हैप्पी टू बी करेक्टेड. लेकिन ऐसा 5 साल का भी कोई फेज नहीं होगा जिसमें कोई एक मेजर वॉर ना हुआ हो. ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के खून के प्यासे होते, और रीजन हमेशा से वही पुराने, राइट? पावर का, टेरिटरी का, मनी का, ये वो 3 P's होते हैं ना. मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं 3 P's पे दुनिया चल रही है, पैसा, पावर एंड पोजीशन. इसी पे लड़ाई चल रही है, राइट? कभी वन अपमैनशिप, कभी पावर दे दो, कभी पैसा दे दो. नो, पैसे के नाम पे लैंड, रिसोर्सेज, कैटल, कुछ मर्जी जो मर्जी सोचना है, कभी मिनरल्स, कभी क्या. हम लड़ते ही जा रहे, मारते जा रहे, लड़ते ही जा रहे, यही हो रहा है. स्पेशली 19th सेंचुरी में तो ये जरूरत से ज्यादा हो गया. ऐसा भी क्यों हो गया? 19th सेंचुरी यूरोप में एक नेशनलिज्म की वेव धीरे धीरे बढ़ने लग गई. नेशनलिज्म बोले तो राष्ट्रवाद. राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि तुम अपनी स्टेट की, अपनी कंट्री की आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज्यादा रच जाओ. अब देखा जाए तो ये अच्छी बात भी है इन अ वे, बिकॉज कंट्री के लिए तो अच्छा है ना कि मेरे सिटीजन्स मेरे से बहुत ज्यादा एसोसिएट कर रहे. फ्रांस वाले बोलेंगे जी वी आर फ्रेंच, वी लव फ्रांस. इंग्लैंड वाले बोलेंगे वी लव इंग्लैंड, राइट, वी फाइन. जर्मन्स अपनी तारीफ, रशियंस अपनी तारीफ, इटालियंस अपनी तारीफ, स्पेनिश अपनी तारीफ, एवरीवन, ऑस्ट्रियंस, सब लोग अपने अपने लिए लड़ रहे. नाउ राष्ट्रवाद एक तरह से अच्छा है, बट ये जो ना, इट्स अ थिन रेड लाइन. वो कब क्रॉस हो जाती है पता नहीं चलती. इन द सेंस, कब मैं अपने देश से मोहब्बत करते करते अपना पराया खेलने लग जाऊं और दूसरे देशों से नफरत करने लग जाऊं, कि जो अपना नहीं है वो अपना से दुश्मन है. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट लाइन टू ड्रॉ अ बैलेंस बिटवीन द टू, कि मैं अपने से प्यार करूं और दूसरे से दुश्मन नहीं ना करूं. वो कब ओवरस्टेप हो जाता है पता ही नहीं चलता. एंड दैट इज वाई यूरोप में बहुत सारे वॉर्स होने लग गए. पहले भी कोशिश की गई कि इन वॉर्स को रोको, क्योंकि हर टाइम वॉर होता है ना, वॉर किसी के लिए सस्ता नहीं होता. वॉर में जीतने वाला भी हार रहा होता है और हारने वाला तो पक्का ही हार रहा होता है. नोबडी वांट्स अ वॉर. और ऐसा कोई कंट्री नहीं रहा हिस्ट्री में जो हमेशा वॉर जीतता ही हुआ ही आया रहे, ओके, कि उसके 100 में से 100 आए. इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन कि आज ऊंट किस करवट बैठेगा. समटाइम्स यू लूज दिस, समटाइम्स इवन इफ यू विन दिस, यू विन एट अ वेरी बिग कॉस्ट. तो यूरोप में धीरे धीरे ये बात होने लगी कि क्या कर रहे हैं यार हम लोग, छोटा सा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सारा टाइम लड़ते रहते. सो समटाइम्स यूरोपियन कन्वेंशन हुआ, फिर कभी द हेग कन्वेंशन हुआ, रशियन जार, द किंग ऑफ रशिया, उसने इंटरवीन किया. अरे कुछ हो ही नहीं रहा था. जब वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना, जब तक तुम उसका सोल्यूशन नहीं करोगे, जब तक तुम आउटस्टैंडिंग इश्यूज को सेटल नहीं करोगे और बोलोगे लड़ना मत, तो भैया लड़ना कैसे नहीं, लड़ना तो हमारा फर्ज है जब तक इश्यूज सेटल नहीं होंगे. एंड ऐसे धीरे धीरे 1914 आ गया. सो 20th सेंचुरी आते आते 1914 में एक वॉर शुरू हो गया, जिसको उस टाइम पर ग्रेट वॉर बोला गया. अब बाद में ये वर्ल्ड वॉर 1 माना गया, लेकिन इसको तो उस टाइम पर ग्रेट वॉर माना गया. अब मालूम है क्या, अगर तुम उस टाइम की हिस्ट्री पढ़ोगे तो, जब बाय द वे यू शुड नो दिस, कि वर्ल्ड वॉर 1 में एक साइड पर जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया एक्सेट्रा थे, बाकी सब पे बाकी द वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स, ऑलवेज ऑब्वियसली सपोर्टेड बाय यूएसए था. लेकिन जब ये वॉर हुआ ना, उस टाइम के लोगों ने इसको ग्रेट वॉर नाम दिया. उन्होंने सोचा कि आज के बाद वॉर ही नहीं होगा, राइट. और इनफैक्ट अगर तुम उस टाइम की नॉवेल्स भी पढ़ोगे ना, तो तुमको रियलाइज होगा कि उस टाइम के लोग ना बड़े उछल उछल के जा रहे थे वॉर में. ओह, दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी प्राउड. आमतौर पे जब किसी कंट्री में या एक पूरी दुनिया में प्रैक्टिकली, वैसे यूरोपियन वॉर था, वर्ल्ड वॉर था नहीं वो, लेकिन यूरोपियन वॉर था, तो उस वॉर में आदमी बोलेगा ये मेरी तो किस्मत फूटी हुई है जो ऐसे वॉर का पार्ट हो गया. नो यार, दे वर वेरी हैप्पी. दे वर थिंकिंग वाओ यार ये वॉर है, दिस इज द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स. इसके बाद कोई वॉर नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा. लेकिन ऐसा होता थोड़ा ना, और ऐसा हुआ नहीं. इतना आई होप यू रियलाइज. सो वर्ल्ड वॉर 1 ओवर हो गया. एक बात याद रखना,
मार्टिन लूथर किंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्टिन लूथर किंग ने बात बोला था दैट द थ्रेट टू जस्टिस एनीवेयर इज द थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। मैं फिर बात समझाने की कोशिश करता हूं। अगर तुम कहीं पर नाजायज करोगे थ्रेट टू जस्टिस, तो उसका ना एक बटरफ्लाई इफेक्ट आता है, यानी कि इनजस्टिस कहीं हुआ ना, अन्याय कहीं हुआ ना, तो उसका इफेक्ट कहीं और जरूर आएगा। इनजस्टिस इनजस्टिस होता है, गलत होता है, वो गलत होता है। अब हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर वन में इट टेक्स टू टू टैंगो, मतलब ताली दो हाथों से बजती है। वॉर में हमेशा दो पार्टिसिपेंट्स होंगे। ऐसा वॉर आज तक नहीं हुआ है, ना होगा, कि जिसमें एक तो शायद दूध का दूल्हा था और दूसरा एसिड का दूल्हा था। ऐसा तो होता नहीं। बट इस वॉर के एंड में ऐसा ही हुआ। विक्टर्स, जो विनर्स थे, उन्होंने एक फैसला दे दिया खुद ही। उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, पेरिस ट्रीटी, वहां पर एक फैसला हुआ कि भाई ये वॉर जो था इसमें कंप्लीटली एक विलेन है, हम तो हीरो है, हम एंजल्स है, ये डीमंस है। जीतने वाले एंजल्स है, हम फरिश्ते हैं, और जो हारने वाला है यानी कि जर्मनी जो है, ये जर्मनी को अगर सीज फायर करना है, आर्मिस्टिस बोलते हैं जिसको वॉर के भाषा में, तो भाई तुमको हमको डैमेजेस देने पड़ेंगे, तुम्हारी वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी फाइनेंशियल भरपाई देनी पड़ेगी। अब बेचारा जर्मनी करे क्या, अब हारा हुआ तो बेचारा कोई सुनता नहीं है। तो जो विनर्स है वो लोग बैठे, अमंग्स द मोस्ट अनफेयर ट्रीटी की गई। अमंग्स ये ट्रीटी भी क्या थी यार, वो बेचारे सुन रहे थे। सो एक अनफेयर ट्रीटी की गई, और इस ट्रीटी के अनुसार यह फैसला किया गया कि जर्मनी तो रिपेरेशंस देगा, तू नुकसान हर्जाना भुगतेगा। अब बेचारे जर्मनी क्या करता, जर्मनी ने हां बोल दिया। तुम्हें मालूम है वो हर्जाना की जर्मनी ने कब तक किया, वेल ऑलमोस्ट टिल द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ द 21st सेंचुरी, मतलब करीब करीब 80 साल ये रिपेरेशन देते रहे उस ट्रीटी ऑफ पेरिस का, जो कि इन विनर्स ने फैसला कर दिया। अब ये इनजस्टिस था, ये अन्याय था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि माना कि वॉर किसी की वजह से होता है, लेकिन कभी भी वो वॉर एक की वजह से नहीं होता। इट टेक्स टू टू टैंगो, दो साइड से लड़ाई होती है। और जर्मनी को अब कोई बेचारे मजबूर थे। इनफैक्ट बड़े बड़े लोगों ने, कीन्स ने तक ये बात बोली थी कि इतना बड़ा अनफेयर ट्रीटी हमने धरती पे नहीं होते हुए देखी, लेकिन हो गई। अब जो हो गई तो हो गई। सो व्हेन वंस इट हैपेंड, राइट, सो एक्चुअली हमको लगा था कि ये मैटर सेटल हो जाएगा, ओके, बट ये कहां सेटल होने वाला था इस मैटर में। ओके, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में ये सेटल होना नहीं था। सो ये एक प्लान बनाया गया कि इसके बाद वॉर नहीं होगा। तो जी वॉर नहीं होगा, तो उस टाइम पर अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका अचानक, यूएसए अचानक एक पावरफुल कंट्री के फॉर्म में आ गया। पहले उसने बहुत टाइम तक, यूएसए ने बहुत टाइम तक एक मेथड बना के रखा हुआ था, उसको बोलते थे आइसोलेशनिस्ट मेथड, मुनरो डॉक्ट्राइन बोलते थे। अगर तुम्हें ज्योग्राफी के अनुसार, मैप के अनुसार मालूम है, तो यूएसए और यूरोप के बीच में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन है। तो यूएसए ने इस ज्योग्राफी का बड़ा फायदा उठाया, बोला तुम लोग जो यूरोप वाले हो अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक रखो, हम अपनी जगह पर रहेंगे, हम खुश हो, तुम इधर नहीं आना, हम तुम्हारे मामले में आएंगे नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स की इस पॉलिसी को आइसोलेशनिस्ट मेथड बोला गया। कुछ लोग इसको नेगेटिव बोलते हैं, कुछ लोग इसको पॉजिटिव बोलते हैं। वील कीप टू दिस आर्ग्यूमेंट सम अदर डे, सो विल टेक इट अप सम अदर डे। आज के लिए यहां पर देखते हैं, वर्ल्ड वॉर वन में यूएसए इन्वॉल्व था। जब वर्ल्ड वॉर वन में यूएसए इन्वॉल्व था, तो उसका एक प्रेसिडेंट था, और उसका प्रेसिडेंट था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन को मौका मिला कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि यूएसए को के बारे में जो बातचीत हो रही है, क्यों ना हम हीरो बन जाए। तो वुडरो विल्सन ने एक स्पीच दी। उस स्पीच को 14 पॉइंट स्पीच बोला जाता है। 14 पॉइंट्स रखे, 14 सूत्र रखे। उस सूत्र के अनुसार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात हुई जो आज जैसा भी यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं ना, वैसी ऑर्गेनाइजेशन को उसने नाम दिया लीग ऑफ नेशंस। तो उसने बोला कि एक लीग ऑफ नेशंस बनाएंगे, जैसे यूनाइटेड नेशंस आ जाए, ऑब्वियसली उस टाइम पे नहीं था, बट एक लीग ऑफ नेशंस बनाएंगे, और इस लीग ऑफ नेशंस का काम होगा कि आज के बाद कोई वॉर नहीं होगा, प्रैक्टिकली ऑन द सेम फुटिंग एज यूनाइटेड नेशंस इज सपोज टू बी डूइंग राइट नाउ। बट ये 1920 की कहानी है, ये बहुत पहले की कहानी है।
वुडरो विल्सन की ये स्पीच इतनी फेमस हो गई, सब लोगों को दिल में आने लग गया, वाह यार ये अच्छा है, आज के बाद कोई वॉर नहीं होगा। लेकिन जिसका आगाज ही इनजस्टिस से था, क्योंकि आगाज ही, शुरुआत ही एक जर्मनी नाम की कंट्री को हमेशा के लिए ह्यूमिलिएट करने का था, उसको हमेशा के लिए एम्बैरेस करने का था। सो उसके ऊपर रिपेरेशंस डाल दिए गए, सारे इल्जाम जर्मनी पे डाल दिए गए। जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन हो गई, ब्रेड खरीदने के लिए ना लाखों लाखों ऐसा वैसा भर भर के करेंसी जाती थी तो एक ब्रेड आता था, बिकॉज मनी का, उनकी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल कचरे के भाव हो गई थी। बट यहां पर एक नई कहानी शुरू हो रही थी कि चलो लीग ऑफ नेशंस बनाते हैं। तो फर्स्ट काउंसिल ऑफ लीग ऑफ नेशंस 1920 में हुआ और इस लीग ऑफ नेशंस ने अपना प्रोसेस करना स्टार्ट किया। तो द इसको बड़े आराम से द प्रीडिसेसर ऑफ यूनाइटेड नेशंस बोल सकते हैं, मतलब यहां से एक्चुअली शुरू हुआ था लीग ऑफ नेशंस, जो 28 जून 1919 को इसको एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन किया गया और इट बिकेम इफेक्टिव विद द रेस्ट ऑफ द ट्रीटी 1920 से हुआ। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्टार्ट हुई और एक प्लान ये हुआ कि किसी तरह से ग्लोबल पीस मेंटेन की जाएगी। तो लीग ऑफ नेशंस बड़े उम्मीदों से स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं जैसे तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लीग ऑफ नेशंस का सिनेरियो और फॉर दैट मैटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिनेरियो बड़े कॉन्क्रीट वजहों से शुरू होता है। सबसे पहले इसका इरादा सही मायनों में पीस होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि यार शांति के नाम पे हम पूरी दुनिया को डोमिनेट करेंगे, डजंट वर्क दैट वे। सो लीग ऑफ नेशंस में सबसे पहले जर्मनी को कभी पार्टी नहीं बनाया गया, ऐसे उसके साथ ट्रीटमेंट किया गया कि हार गए इसको तो रफा दफा करो। सोवियत यूनियन उसका पार्ट नहीं बना, तो पार्ट कौन बनेगा? पार्ट बनेगा हम और हमारे दो, इन द सेंस कि यूएसए और फिर हमारे जो घूम रहे थे फ्रांस, इंग्लैंड, ये तो हमारे लिए, यूएसए के लिए तो सिकोफैंट्स है ना, यस मैन है। जहां पर यूएसए ने कदम रख दिया वहां पर फ्रांस और इंग्लैंड तो अपने आप ही कदम रख लेते, तो वो उनके दोस्त है। तो प्रैक्टिकली दोस्तों ने मिलके पूरे धरती का, पूरे देश के, सारे देश का ठेका ले लिया, ओके, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जी, हम चलाएंगे पीस प्रोसेस। लीग ऑफ नेशंस में एक ही हीरो था, एक्चुअली सर्वज्ञाता सर्वे सर्वा यूएसए था, और उसमें भी जो मेन था वो उनका प्रेसिडेंट थे, दैट इज वुडरो विल्सन। सो वुडरो विल्सन की 14 पॉइंट्स की स्पीच थी, ये तुम्हें कभी क्वेश्चन भी आ सकता है। सो वुडरो विल्सन की 14 पॉइंट की स्पीच थी, जिसमें से वन ऑफ द पॉइंट सेड कि एक जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशंस बनना चाहिए, जिसका एक स्पेसिफिक कोवेनेंट होना चाहिए, जिसे म्यूचुअल गारंटी ये होनी चाहिए कि आज के बाद बड़ा हो या छोटा हो, देखो बोलना कितना आसान होता है और करना कितना मुश्किल होता है, आज के बाद इक्वालिटी होगी, जो बड़ा हो स्टेट, छोटा हो स्टेट, सन्नू की सब इक्वल होंगे, राइट। बट थोड़ा सा अंदर से जरा सा डीप डाइव करो, सिर्फ सरफेस हटाओ, तो तुम नोटिस करोगे जी सोवियत यूनियन तो था ही नहीं, जर्मनी था ही नहीं, वही जो कंट्रीज थे, उन कंट्रीज को जो कि विनर्स थे उनको मौका मिला। वुडरो विल्सन की ये 14 पॉइंट स्पीच ना सिर्फ स्टार्ट अजीब गरीब पॉइंट पे हुई, इसके साथ और प्रॉब्लम हो गई। प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन था, उसने स्पीच दे दी, लीग ऑफ नेशंस बन गया, लेकिन इसमें हीरो कौन बनना था? हीरो बनना था यूएसए। जो हीरो बनेगा ना, जो लीडर बनेगा, खर्चा भी वही उठाएगा, बिल्कुल सही बात है। जो हीरो बनेगा फौज भी वही भेजेगा, वेपन्स भी वही भेजेगा। तो वुडरो विल्सन ना, ये बहुत समझने वाली बात है, हम धीरे धीरे यूएनओ की तरफ जा रहे हैं, देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। वुडरो विल्सन जब अमेरिका पहुंचा, अपनी कंट्री पहुंचा, तो वहां पर जो उनका सेनेट और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उनका जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, उससे सहमति लिए बिना थोड़ा ना काम कर सकते। वुडरो विल्सन ने वहां पर अपनी ये सजेशन दी, बोला देखो जी हम तो ऐसे ऐसे लीग ऑफ नेशंस बनाएंगे। जब लीग ऑफ नेशंस बनने का टाइम आया तो कमाल ये हो गया, जो किसी ने नहीं सोचा था, कमाल ये हो गया कि यूएस सेनेट ने उसको सपोर्ट नहीं किया। सो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उनका उसका एक पॉलिटिकल विरोधी था लॉज, सेनेट। आमतौर पे सेनेट यानी कि उनका जो अपर हाउस है, कभी भी तुमने नहीं सुना होगा कि प्रेसिडेंट को उसका सेनेट ही नहीं सपोर्ट करा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लफड़ा हो जाता है कभी कभी, लेकिन सेनेट ही नहीं सपोर्ट करा। वुडरो विल्सन का प्रपोजल सेनेट ने ही मना कर दिया,
और ये प्रपोजल ही पास नहीं हुआ, ऊपर से वुडरो विल्सन की खुद की तबीयत खराब हो गई, उसको स्ट्रोक हो गया, तो वो प्रैक्टिकली बेड रिडन हो गया। तो एक तो उसकी खुद की तबीयत खराब हो गई, दूसरा सेनेट ने सपोर्ट नहीं किया, यूएसए प्रैक्टिकली बाहर आ गया। सो यूएसए वुडरो विल्सन का तो शुरुआत भी इसने किया था, अमेरिका ने किया था, लेकिन वो बाहर आ गया। अब जब हीरो ही नहीं तो पिक्चर कौन बनाएगा? सो द एंटायर आइडिया फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस। सो द लीग वाज सपोज्ड टू प्रेजेंट द वर्ल्ड, राइट, ऑल द कंट्रीज, बट बहुत सारी कंट्रीज ने तो ज्वाइन ही नहीं किया था। तो ऊपर से यूएसए भी हट गया, यूएसए भी हट गया जी, हम तो है ही नहीं, हमारे तो सपोर्ट ही नहीं हो रहा। सो द पॉइंट है कि यूएसए नहीं होता, हीरो ही नहीं है, शाहरुख खान ही नहीं है, तो फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कैसा बनेगी? सो द हीरो ही नहीं थे, बाकी सब तो सपोर्टिंग स्टार्स थे, दैट इज इंग्लैंड, फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस पावरफुल है, लेकिन सुपर पावरफुल नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन अदर वर्ड्स, वो अपनी रक्षा कर सकते थे, लेकिन वो ये बोले कि हम लोग इतने पावरफुल हो जाए, पैसा, रिसोर्सेस, मैन पावर, मिलिट्री, नेवी, हम क्या इतने पावरफुल है कि हम जाकर पूरे दुनिया को संभालने की बात करें? इतना उनके पास ना था कैपेबिलिटी, ना इतनी विल पावर थी। आइदर वेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लीग ऑफ नेशन फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस, एंड उसका प्राइमरी रीजन वॉज यूएसए नॉट बीइंग देयर। ये फोटोग्राफ उसको बहुत अच्छी तरह से शो करिए। सो इट सेज, कहते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो इंग्लैंड थी, इटली थी, फ्रांस था, बेल्जियम था, लेकिन वो जो बीच का मिसिंग लिंक था ना, वो गायब हो गया था, बिकॉज यूएसए बैठ के बाजू में बैठ गया। सो लीग ऑफ नेशंस चालू होने से पहले ही प्रैक्टिकली एक रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गए थे, नदारद हो चुकी थी, वो कुछ कर तो सकते नहीं थे। सो सारा का सारा कॉन्सेप्ट ये था, वुडरो विल्सन खुद बीमार, राइट, he couldn't push through the reforms, he couldn't push through the proposals in the senate was as it is against, और सेनेट को ये भी लगने लगा कि who's going to put all the resources and that too to protect Europe, यूरोप खुद ही लड़ा के हर थोड़े टाइम बाद वॉर होते, तो यूएस said sorry, count us out, we are not interested. So they decided to step aside. Woodrow Wilson couldn't do anything about it, and before you know it, the entire League of Nations was completely lost. पूरा आइडिया ही खराब हो गया, एंड दिस वाज नॉट द ओनली रीजन, प्लीज मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, देयर वर अदर रीजंस, बट ऑफ कोर्स मेन रीजंस ये थे। कोई भी रूल बनाओ, कोई भी लॉ बनाओ, उसको लागू करने वाला होना चाहिए। तो नेशंस जो थे, उन्होंने, जिन्होंने साइन भी किया था, दोज हु हैड इवन साइंड लीग ऑफ नेशंस, वो तो कोवेनेंट ऑफ नेशंस साइन भी किया था, वो माने ही नहीं, उनको कोई मानने की कोई टेंशन ही नहीं थी, या डरने वाला ही नहीं है, कोई डराने वाला नहीं है, कोई लागू करने वाला नहीं है। सो कौन सुनने वाला है? सो जापान ने मंचूरिया पे अटैक कर दिया, तुम्हें मालूम है जापान ने चाइना पे अटैक किया था, और अनटोल्ड मिजरी हुआ चाइनीज को वहां पर, कभी पढ़ना इसको, द वॉर ऑफ मंचूरिया, तुम्हें पता चलेगा। तो कहां गया पीस? वो शांति कहां चली गई? ओहो, गायब हो गई। सो सारी शांति प्रिय देश कहां चले गए? हो गया, एक ही बार था कि वॉर दोबारा नहीं होगा, फिर से शुरू हो गया। जापान ने अपना काम किया, ऐसा थोड़ा था कि सिर्फ जापान ही था, राइट। एक और खतरनाक विलेन क्रिएट होने लग गए, फिर से राष्ट्रवाद जागने लग गया, और वो भी एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जिसे फैशिज्म बोला जाने लगा। बेनितो म्यूसोलिनी इटली में, और हिटलर जर्मनी में स्टार्ट हो गया। नाजिज्म, फैशिज्म, ये जो स्टार्ट हुआ, ये तो एक्सट्रीम थे, ये तो विलेन्स के विलेन थे। इन्होंने तो कुछ नई ही दास्तानें लिखनी स्टार्ट कर दी। सो लीग ऑफ नेशंस ऐसे खुद ही रिडंडेंट था, ऊपर से ये लोग आ गए, तो और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होने लग गई। ऐसे ही एक के बाद एक होने लगा, एंड बिफोर यू नो इट 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। बताओ, पोलैंड के अटैक के ऊपर, या रादर पोलैंड के अटैक से हिटलर ने इनिशिएट कर दिया, एक अनलीश कर दिया उस टाइम की सबसे जबरदस्त मिलिट्री मशीन बना चुका था जर्मनी। अब देखो, ये वाली बात थी, इनजस्टिस एनीवेयर, कहीं एक जगह पे अन्याय होगा ना, ये अन्याय कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा। ना होता जर्मनी के साथ इनजस्टिस, ना होता वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में इतना अनफेयर सेटलमेंट, ना होता वो, ना जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन होती, ना जर्मनी में इतनी खतरनाक अनएम्प्लॉयमेंट होती, ना जर्मनी में इतना, हर जर्मन का ईगो हर्ट हो गया था, यार
किसी को भी बुरा लगेगा और वो हर्ट हुआ। उसी केओस में से, उसी भगदड़ में से एक विलेन जागा। दैट विलेन वॉज हिटलर। हिटलर ने जो बोला, इमेजिन उस टाइम के जर्मन्स को कितने आराम से समझ में आ गया होगा। उसने पूरा फायदा उठाया। उसने यही बात बोला, जर्मन्स तुम इतने आगे के रेस हो, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम्हारे का साथ ह्यूमिलेशन हो रहा है, तुम्हें एक वॉर का अननेसेसरी विक्टिम भी बनाकर उसका विलेन भी बनाया है। मैं तुम्हें ठीक करूंगा, मैं तुम्हारा फादर फिगर हूं, मैं तुम्हारा फ्यूरर हूं। हम लोग एक नई कंट्री बनाएंगे, हम एक बड़ी मैसिव पावर देंगे। ये जो कैपिटलिस्ट है, ये जो वर्ल्ड के वेस्टर्न वर्ल्ड पावर्स है, ये अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं, हम इनको मजा चखाएंगे, तुम हमारे साथ रहो, हम एक थर्ड राइक बनाएंगे, अगले 1000 साल तक ये चलेगा। यार कौन पागल ही होगा जो इन बातों में नहीं आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर, और उसने करके भी दिखाया। जितनी जल्दी सक्सेस आने लग गई, पैसे आने लग गए, 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स भी हो गया, मिलिट्री मशीन्स आने लग गई, लोग डरने लग गए। इनफैक्ट सुडेटन लैंड के समय चेम्बरलेन उसके आगे भीख मांगते हुए चला गया कि बाबा म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में तू लड़ मत। इमेजिन वही जर्मनी जो आज से 15-20 साल पहले खाने को प्रॉब्लम आ रही थी, उसको इतनी इज्जत मिल रही है, वो तो इसको फादर फिगर मानेंगे। और जर्मनी में ये फादर फिगर के नाम पे, हेल हिटलर के नाम पे एक्सट्रीम नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया। इसने म्यूसोलिनी से और फिर बाद में जापान ने ज्वाइन कर लिया और वर्ल्ड वॉर 2 इनिशिएट हो गया। 1939 टू 1945 ये वॉर चला, और वर्ल्ड वॉर 1 इसके मुकाबले, वर्ल्ड वॉर 2 के मुकाबले वर्ल्ड वॉर 1 कॉमिक बुक लगता है। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 तो कुछ था ही नहीं इसके मुकाबले जो यहां हो रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 में तो ट्रेंच वॉरफेयर हो रहा था, कितनी देर तो बैठे होते थे। अगर तुम वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ोगे तो मेनी टाइम्स तो ये लोग क्रिसमस भी साथ में मना रहे थे। वो कुछ नहीं होता यार जी, अभी नहीं मारेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में तो अनबिलीवेबल डैमेज हुआ, और ये सही मायनों में वर्ल्ड वॉर था, बिकॉज देयर वाज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड जो उसको इन्वॉल्व नहीं थी। कुछ को न्यूट्रल कंट्रीज थी, स्विट्जरलैंड वगैरह, लेकिन प्रैक्टिकली एवरीथिंग वेंट ऑन दिस पार्ट। And it ended not only in the destruction of Germany and the bifurcation of partition of Germany into East and West, it practically killed, if I'm not wrong, about 5 crore people all over the world, शायद ज़्यादा. And it culminated, it ended with the Hiroshima Nagasaki nuclear bomb blast, which was unbelievable. किसी ने सोचा नहीं था कि एक ऐसा खतरनाक वेपन भी गेम में आ जाएगा. It kind of gave a shock treatment to the humanity कि यार ये वर्ल्ड वॉर 2 का अंत न्यूक्लियर बॉम्ब से, मतलब एक न्यू पिक्चर में आ गया, विच कुड बी अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आइंस्टाइन की स्टेटमेंट थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैप्पी टू बी करेक्टेड. ये किसकी स्टेटमेंट थी? बड़ी बड़ी काम की स्टेटमेंट थी. इट सेड कि आई डोंट नो व्हाट वेपन्स विल बी फॉट और विल बी यूज्ड टू फाइट वर्ल्ड वॉर 3, बट आई एम 100% श्योर that the war next to World War III will be fought with sticks and stones. I hope you understand and appreciate the irony of this statement कि जी वर्ल्ड वॉर 3 तो पक्का ही न्यूक्लियर होगा, और न्यूक्लियर भी नहीं होगा, वो न्यूक्लियर अनाइलेशन ऑफ द वर्ल्ड कॉज करेगा. तो एक वर्ल्ड की सारी मेंबर स्टेट्स ने ये बात बोला कि बाबू अब हो जाएगी प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई एंड सेटल कि अब वर्ल्ड वॉर 2 कभी भी ना हो. सो लीग ऑफ नेशंस फेल हो चुका था. इसको एक प्रॉमिसिंग फेलियर बोलते हैं, बट उसने एक जनरल आइडिया दे दिया था. इट वाज अ जनरल आइडिया कि लीग ऑफ नेशंस होगा कैसे. तो ये 1927 तक लीग ऑफ नेशंस में इतने मेंबर्स थे, ऐसा नहीं था, बट वो रिडंडेंट थी, इट वाज नॉट फंक्शनिंग. एंड देन फाइनली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 लीग ऑफ नेशंस को खत्म कर दिया गया, और उसकी जगह एक नई ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंशन या फिर थॉट किया गया, इनोवेशन रादर किया गया. दैट वाज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. अगर मैं ज्यादा वर्ड्स को बहुत ज्यादा डिलीजेंटली ना देखूं तो लीग ऑफ नेशंस के जो थॉट प्रोसेस है, दैट इज नॉट टू फार अवे फ्रॉम द थॉट प्रोसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. मेक नो मिस्टेक अबाउट इट. तो यूएनओ भी वैसी बातें कर रहा है जो लीग ऑफ नेशंस. ओके, कोवेनेंट ऑफ नेशंस होगा, लार्ज स्टेट्स, मेंबर स्टेट्स सारे छोटे हो बड़े हो सब इक्वल होंगे. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबके पास सेम वोटिंग पावर होगी, 1 पर्सन 1 वोट, 1 स्टेट 1 वोट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ.
हर चीज डेमोक्रेटिकली डिस्कस किया जाएगा, कंसेंसस से डिस्कस किया जाएगा। वॉर होने से पहले जो मेंबर स्टेट्स है वो एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बाकी मेंबर स्टेट्स कंबाइन करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इस और ऑर्गेन्स बनाए गए, ओके, या फिर अलाइड ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो हेल्प करेगी, दुनिया से हेल्थ की प्रॉब्लम को डील किया जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हंगर हटाएगी। इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काम करेंगी। ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया जाएगा, वो कंट्रीज जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बिना किसी स्टेट या बिना सार्क गवर्नमेंट को रह गई है, उनका ख्याल रखा जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या हो गया सर? सो ऑन एंड सो फोर्थ। गुस्सा हो गया? गुस्सा वाली तो बात ही है, जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। लीग ऑफ नेशंस में प्रॉब्लम क्या थी? लीग ऑफ नेशंस में नंबर 1 प्रॉब्लम यह थी कि तुमने बोला कि लार्ज स्टेट इज इक्वल टू स्मॉल स्टेट, लेकिन एक्चुअली इट वाज डोमिनेटेड ओनली बाय लार्ज स्टेट्स। जो बनाया गया वो उनकी मर्जी से बनाया गया और उनके तरीके से बनाया गया और प्रैक्टिकली उनके लिए ही बनाया गया। सो द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को जब बनाया गया तो ये गलती दोबारा थोड़ा ना कर सकते हो। सर अब क्या गलती क्या हो गई? सारे मेंबर स्टेट्स को इसको पार्ट बनाया गया, लेकिन इट डिडंट क्वाइट डिलीवर ऑन द प्रोमिसेस दैट इट हैड मेड। क्या गलती हो गई? सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, दोबारा वही गलती की गई जो लीग ऑफ नेशंस में की गई। यहां पर जो ठेकेदार बने, द कॉन्ट्रैक्टर्स बने, द बिग मैन बने, वो थे जो वॉर जीत के आए थे। द विनर्स टुक द हाई टेबल। द विनर्स टुक द हाई टेबल। जो डेमोक्रेटिक पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस है वो केवल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, लेकिन जो टिप ऑफ द स्पीयर है, जिसके पास एक्चुअल ताकत है, वो है द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि सैंक्शंस कर सकती है, जो कि रेजोल्यूशंस निकाल सकती है, जो वॉर के बात कर सकती है, जिसमें एक्चुअली ताकत है, जो एनफोर्स कर सकती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के रेजोल्यूशंस को। बाकी सब तो डिस्कशन पॉइंट्स है। और इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को सही मायनों में द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक इन नेचर बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर परमानेंट 5 मेंबर्स बनाए गए, P5। यूएसए, रशिया, दैट इज अब रशिया, उस टाइम भी यूएसएसआर, ओके, एंड देन फ्रांस, इंग्लैंड एंड लेटर ऑन चाइना। अब थोड़ी देर के लिए चाइना को अगर बाजू करा जाए तो ये P5 है कौन, या ये वो है कौन? ये P5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है। ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और ये रिकॉग्नाइज्ड है कि हम इनके पास न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है। तो तुम एक्चुअली उनको ताकत दे रहे हो, वो वीटो यूज कर सकते हैं। व्हाट इज अ वीटो? वीटो इज टू एबिलिटी टू से नो। तो अगर वोट ये हो रहा है, 4 ऐसे वोटिंग कर लेते हैं, लेट्स से लेट अस डू दिस, ओके, 1 वोट इन फेवर, 2 वोट इन फेवर, 3 वोट इन फेवर, 4 वोट्स इन फेवर, और 5वें ने बोला नो, मैं अपनी वीटो पावर यूज कर रहा हूं, तो वो 4 वोट्स डस्टबिन में जाएंगे। यानी कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोटिंग पावर है, द एबिलिटी टू से नो। और तुमने किसको दे दी? तुमने ये दी तो आर्टिकल 108 एंड 109 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुसार ये पावर्स P5 को मिल गई। वेरी गुड। अब P5 को पावर मिल गई। 2 मिनट के लिए सोचो, ये P5 को क्यों मिली? P5 को इसलिए मिली क्योंकि वो ताकतवर है। उनमें से 4 तो वो है यूनाइटेड नेशन, जो यूएस, यूनाइटेड नेशन में 4 तो वो है P4 अभी के लिए मान लो, यूएसए, यूएसएसआर जो आज रशिया बन गया, फ्रांस एंड इंग्लैंड जो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 जीते थे। तो यानी कि तुम तो उनको मेडल चला रहे हो ना, जो या तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं या जो वॉर में जीतते हैं। तो एक तरह से तुम उनको रिवॉर्ड कर रहे हो जो ताकतवर है, जो लड़ना जानते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना जानते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, जिनके पास 5-5, 10-10 हजार न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। और फिर तुम बोलते हो हम लोग पीस लविंग है। देयर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला इन साइकैट्री में, साइकोलॉजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसको तुम रिवॉर्ड करते हो, वॉट एवर यू रिवॉर्ड विल इंक्रीज। तो अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा है, या फॉर दैट मैटर तुम ही बच्चे हो, और तुम कोई बदमाशी करके आओ,
और बदमाशी करके आओ और पापा तुमको गिफ्ट दे देना, तो याद रखना और 5-7 साल में तुम माफिया बनने वाले हो, तुम्हारा गैंग बनने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हें यह लगने लगेगा, अच्छा मैं बदमाशी करके आया, मैं एक थप्पड़ मार के आया, मेरे को गिफ्ट मिल गया, कल मैं जाके सर फोड़ के आऊंगा। सो वॉट एवर यू रिवॉर्ड इट विल इंक्रीज। अब बाकी 190 195 स्टेट्स जो भी है, अराउंड 200 स्टेट्स है, तो वो सोच रहे होंगे, देख लो इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, ये वॉर जीतते हैं, इनके पास मिलिट्री मशीन्स है, इनके डिफेंस बजट ज्यादा है, यार हम भी कर पाते ना, तो हमें भी वीटो पावर मिलती। और एक्चुअली तुम क्या बन रहे हो जी? हम तो बन रहे पीस लविंग नेशन। तो पीस लविंग ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते तुम रिवॉर्ड कर रहे हो एक पावरफुल कंट्री को, एक ऐसी कंट्री को जो कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहा है। तो आई होप यू आर सेंडिंग ऑल द रॉन्ग सिग्नल्स इन द वर्ल्ड। सो वीटो ये अपने आप में पार्ट है। अब तुम सोचोगे सर ये वीटो हुआ क्यों? अब वीटो इसलिए हुआ बिकॉज यूएसए अटक गया। यूएसए बोला, जब यूएनओ बन रहा था तो यूएसए बोला, एक बात याद रखना, लीग ऑफ नेशंस इसलिए नहीं चला था क्योंकि हम पीछे हट गए थे। अगर हम दोबारा हट गए तो तुम्हारा यूएनओ भी नहीं चलेगा। तो वॉर कौन जीता है? हम जीते। हु आर द विनर्स? हम जीते। किसने सारी मेहनत की? हमने की। किसने रिसोर्सेज लगाए? हमने किए। और हमारे बिना तुम्हारा यूएनओ चलेगा नहीं। तो लेकिन हम अपने साथ वाले को बराबर की ताकत नहीं दे सकते क्योंकि वी आर द विनर्स, बिकॉज वी आर द चैंपियंस। हमें हायर टेबल चाहिए। तो हायर टेबल का मतलब बोला हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोटिंग पावर चाहिए, जिसको बोलते हैं वीटो। These are the terms and conditions. If you are okay with it, fine, we are in the part of United Nations organization. वरना your way, we are not interested. So सेम मैंने तुम्हें बोला, जहां यूएसए होता है वहां पे थोड़ी देर बाद फ्रांस और इंग्लैंड आ जाता है। वो भी यही बात बोले, भैया यूएसए हम बड़े भैया ने ये बोला है, हम भी आएंगे। यूएसएसआर बोला हमने कोई गुनाह किया, हमने भी तो लड़ा। ओके, जहां पर तुम भी लड़ रहे थे हम भी लड़ रहे, वी आर इक्वली विनर्स, बोले हम भी आ गए। चाइना बाद में फॉर द रीजन ऑफ अपीजमेंट वो भी आ गया। सो लीग ऑफ नेशंस में भी वही गलती थी कि यार तुमने बड़ी पावर्स को मौका दिया, और यूएनओ में भी वही गलती हो गई कि तुम्हारे बड़ी पावर्स जो है वो कहते हैं ना, एक एनिमल फार्म में एक बुक में बड़ा अच्छा थॉट है, जॉर्ज ऑरवेल की बुक है, उसमें बोला है कि ऑल ऑफ अस आर इक्वल एंड सम ऑफ अस आर मोर इक्वल देन द अदर्स। बिल्कुल सही बात है, तो है तो सब इक्वल, लेकिन सम ऑफ देम आर मोर इक्वल। तो यही फनी इंटरेस्टिंग हुआ, और ये लोग चले गए द हायर टेबल्स बनाने के लिए। 1945 में ये स्टार्ट ही एक तरह से अनडेमोक्रेटिक फॉर्म में हुआ। और इंटरेस्टिंगली ये भी नहीं पार्ट था ओके कि हम वहां पे रुक गए थोड़ी देर के लिए। P5 का नाम देखो, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड एंड रशिया, यूरोप, राइट, चाइना, एशिया। अब कंट्रीज का साइज देखो, और रादर कॉन्टिनेंट्स का साइज देखो। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एक चाइना उसको रिकॉग्नाइज, एक चाइना उसका पार्ट बन गया। यूरोप स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, 3 कंट्रीज वहां से आ गई, और नॉर्थ अमेरिका से एक आया। साउथ अमेरिका नो रिप्रेजेंटेशन, अफ्रीका नो रिप्रेजेंटेशन। व्हेन यू स्टार्ट नोटिसिंग दिस, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है? यानी इवन डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हो रहा है बिकॉज उस टाइम पर 1945 में जो विनर्स थे उनको मौका मिल रहा है। 1945 से लेकर आज तक करीब करीब 80 साल गुजर गए, एंड द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। वर्ल्ड जब चेंज होता है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज भी होना होता है। यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग टाइम्स। तो इंडिया आज अमंग्स द फास्टेस्ट राइजिंग पावर है, बी इट इकोनॉमिक, बी इट मिलिट्री, बी इट टेक्नोलॉजिकल। और इंडिया को ये लोग पार्टनर नहीं बनाएंगे। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज ट्राई कर रही है, राइट, ब्राजील हैज बीन ट्राइंग, जर्मनी हैज बीन ट्राइंग, नाइजीरिया हैज बीन ट्राइंग, जापान हैज बीन ट्राइंग, बट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये एक क्लोज डोर पॉलिसी है जी, जो बैठ गया सो बैठ गया, दरवाजे बंद हो गए, अब तुम्हारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट। सो डॉक्टर जयशंकर ने यह बात कई बार बोली है, बोले कि ये एक ओल्ड कंपनी की तरह है, इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द चेंजिंग मार्केट सिचुएशन। जैसे एक कंपनी होती है ना, उस कंपनी को जैसा मार्केट बदल रही है ना, वैसे चेंज होना पड़ता है।
तो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आज थोड़ा ना तुम टाइपराइटर की कंपनी खोलोगे। आज नई कंपनी को आज इंटरनेट के अनुसार, एआई के अनुसार काम करना पड़ेगा। एप्पल की कंपनी टेक्नोलॉजी बनाएगी कि इस टाइम पर तुम टाइपराइटर बनाओगे, कि जो टाइपराइटर बनाएंगे ये लोग टाइपराइटिंग कंपनी जैसे लग रहे। दे आर नॉट लुकिंग एट द चेंजिंग वर्ल्ड सिनारियो। द वर्ल्ड सिनारियो हैज चेंज, डायनामिक हो चुके, बट यूनाइटेड नेशंस नॉट रेडी टू चेंज। और वो मौका ही नहीं दे रहे, वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे। जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती तो वो इररिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती। बैठे रहो तुम वहां पे बुड्ढों की तरह, ओके, तुम फंसे हुए वो जो होते ना ठेकेदार। ये क्या बात हुई? यू हैव टू चेंज, यू हैव टू बी ओपन इन माइंड। बुड्ढे हो तुम, माना, इन द सेंस कि तुम 1945 है, बट यू हैव टू बी यंग एट हार्ट। हम भी किसको अप्रिशिएट करते? ओल्ड एज में हम कितनों को अप्रिशिएट करते? जो रेलेवेंट होते, ओके, वो बदल जाते, वो दकियानूसी बातें नहीं करते। तो मोदी जी 75, इफ आई एम नॉट सेइंग अराउंड दैट एज है, बट आपने नोटिस किया कि ही सो यंग एट हार्ट। ही रिस्पॉन्ड्स कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया है, वो ट्विटर पे एक्टिव है। क्यों? बिकॉज रेलेवेंट टू द चेंजिंग टाइम्स होना चाहिए। दिस इज वेरी, दकियानूसी नहीं होना चाहिए। सो बिकम अ बुजुर्ग, दैट इज वॉट आई वॉन्ट। बुजुर्गियत में एक विजडम होती है, और विजडम में चेंज होने की एबिलिटी होती है। द वर्ड दैट यूनाइटेड नेशंस के लिए यूज किया गया है बाय डॉक्टर जयशंकर इज अ वेरी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट। इट इज एन ओल्ड कंपनी। सो बुड्ढा या ओल्ड यहां पर इन्वर्टेड कॉमर्स में यूज किया। बुड्ढा is not a wrong word. Old is not a wrong word. Old is not in terms of age. Old is in terms of mindset. So the mindset has become old. That is not acceptable. So that is the entire situation of United Nations. और उसी की वजह से हो क्या रहा है कि यूएनओ रेलेवेंट नहीं है, और यूएनओ की निगाहों के सामने, नजरों के सामने भी इस टाइम पर कंटिन्यूस वॉर हो रहे। इजराइल, गाजा, यूक्रेन, अरे उसको छोड़ो यार, ये तो अभी हो रहा है। पूरा गल्फ वॉर, अफगानिस्तान वॉर, टेररिज्म राइज हो रहा है। क्या हो रहा है? वाई? बिकॉज दे आर सिटिंग इन देयर हाई आइवरी टावर्स विद डोर्स क्लोज, आईज शट, एंड जस्ट इंजॉइंग द सो कॉल्ड एंटाइटल्ड पोजिशन जो उनको 1945 में मिल गई थी। दे विल नॉट बी एबल टू डू एनी गुड फॉर दिस वर्ल्ड जब तक कि वो कुछ एक्चुअल रिफॉर्म नहीं करेंगे। और वही उनका फेलियर का कारण है। एक ओल्ड क्लब बन गया, देखो फिर से ओल्ड क्लब। अगेन, डोंट टेक ओल्ड इन टर्म्स ऑफ एज ओनली। हर पुरानी ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड ही है, हर पुराना आदमी वो ओल्ड ही है, लेकिन माइंडसेट, द अप्रोच शुड बी वेरी यंग, इट शुड बी वेरी रेलेवेंट। सो ये जो ओल्ड क्लब बन के बैठ गए कि जी हम तो बैठ गए तो बैठ गए, हम किसी को एंटर नहीं करने देंगे। दिस इज अ पोजिशन ऑफ एंटाइटलमेंट. Entitlement will take you nowhere, and that is where UNO is completely failing. So we have seen this not once, not twice. इतने सारी प्रॉब्लम्स है। कौन सा वॉर रुक गया? कोई वॉर नहीं रुका, राइट? वी सीन मोर नंबर ऑफ वॉर्स, यस। अब ये लोग अपने आप को दे पैटिंग द बैक। क्या? अरे न्यूक्लियर वॉर नहीं होने दिया। अरे न्यूक्लियर वॉर के नहीं होने के और बहुत सारे काम है, बहुत सारे कारण है। सो देयर इज क्वाइट अ फ्यू अदर थॉट्स, बिकॉज म्यूचुअली एश्योर्ड डॉक्ट्राइन है, दैट इज ए डिफेंसिव रियलिज्म है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट। तुम वॉर ही नहीं रोक पा रहे हो, दुनिया में इनइक्वालिटी नहीं खत्म हो रही, टेररिज्म हो रहा है, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट। यू शुड हैव मेड दीज कंट्रीज सिट टुगेदर, गेट डाउन टू सम टर्म्स ऑफ कंडीशन, रैप देयर हेड अराउंड द प्रॉब्लम एंड सेटल इट ऑफ। रशिया, यूक्रेन, और ये खत्म ही नहीं हो रहे। इमेजिन, ये कितने सालों से चल रहा है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन तुमने रोक ली, कुछ नहीं रुकी। आर्म्स रेस रुक गया, कुछ नहीं रुका। द वर्ल्ड इज क्लोजर टू अ वॉर देन एनी टाइम बिफोर इन हिस्ट्री, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन इडियट pressing a wrong button, and the world and the life as we know it will be gone. The point here is कि UNO किसी अच्छे इरादे से बना था, बट अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एक थ्योरेटिकल ऑर्गेनाइजेशन रह जाएगा जो किताबों में बड़ा अच्छा लगता है। उसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, लॉन्ग आंसर्स बन जाते हैं, बट डज इट हैव एनी प्रैक्टिकल एडवांटेज or any practical utilization in the world as we know it? I am sure you have certain opinions and certain thoughts कि UNO कैसे रिफॉर्म किया जाए।
एज इंटेलिजेंट यूपीएससी एस्पिरेंट्स तुम्हें सिर्फ पैसिव वॉचिंग नहीं करना चाहिए। मैंने तुमको पिछले आधे पौने घंटे में ये समझाने की कोशिश की कि लीग ऑफ नेशन से कंपेयर किया, तुमको सिचुएशंस बताई। नाउ यू शुड थिंक, पुट योर हेड एंड माइंड टुगेदर एंड रीड एंड स्टार्ट राइटिंग सम गुड कमेंट्स कि कैसे सर हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल हो, रादर दैन द स्वैशपकलिंग चाय की टपरी टाइप आंसर्स, वो मत देना। रेलेवेंट आंसर्स, आई विल बी हैप्पी टू सी देम इन द कमेंट्स, राइट। एंड आई वुड बी प्राउड टू सी कि जो एफर्ट मैंने तुम्हारे लिए डाला है, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वो दोनों तरफ से, इट इज नॉट वन वे, इट इज बोथ वेज। सो आई होप यू एंजॉयड दिस। एंड 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ डे, ये तुम्हारा एक्चुअली प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर, एंड इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।